तो विंटर्स आते ही हमारे पास सब्जियां काफ़ी अच्छी मात्रा में अवेलेबल हो जाती हैं। कलरफुल सब्जियां से मार्केट भर जाता है। ग्रीन पीस आने लगते हैं, मटर आने लगते हैं, गाजर आने लगते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि जब विंटर्स आए तो आप वेजिटेबल का इंटेक अपनी डाइट में अच्छा खासा बढ़ा लें। तरह तरह के सैलेड, सूप्स के प्रिपरेशन से आप अपने वेजिटेबल का इंटेक बढ़ा सकते हैं। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल हमने बरसात में पूरी बंद कर दी थी, अब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके तरह तरह की चीज़ें बना सकते हैं, स्टफ़ पराठा बना सकते हैं, बहुत तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो तरह तरह के जो भाजी हैं, तरह तरह की जो वेजिटेबल्स हैं, उसको डाइट में शामिल करें। विंटर्स फ्रूट्स के लिए भी बहुत अच्छा सीज़न होता है, तो फ्रूट्स को भी शामिल करें अपनी डाइट में। इसके अलावा जो मिलेट्स होते हैं जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, इन सभी को भी डाइट में शामिल करने का ही एक अच्छा सीज़न है। मेरी दादी अक्सर कहती है कि स्वास्थ्य ही सोना है और जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है उसे जीवन भर रोना है। डाइट हमारे जीवन का एक अभूतपूर्व हिस्सा है और आज हमारे साथ डॉक्टर शिल्पी गोयल मैम है। मैम वेलकम टू आवर शो, जो हमें आज डाइट के बारे में और डिटेल में बताएंगी ताकि हम अपने एपिसोड के थ्रू लोगों को ये कन्वे कर सके कि डाइट एक इंडिविजुअल की लाइफ में क्या रोल प्ले करती है। तो मैम वेलकम टू आवर शो। पहली चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा मैम कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बी एन डाइटिशियन और अ न्यूट्रिशनिस्ट? विवेक, अगर मैं सही कहूँ तो मुझे डाइटिशियन फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था जब मैं पढ़ाई करती थी, और मेरे डायरेक्शन बहुत बार चेंज हुए। जब मैं क्लास 10th में थी तो उस समय परेड में हिस्सा लिया करती थी, तब मुझे लगता था मुझे एक IAS ऑफिसर बनना चाहिए, ऐसी फील्ड जहाँ पे रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिले। मुझे अपने इंडिया से देश प्रेम भी बहुत ज़्यादा था, तो मुझे लगता था मुझे कुछ ना कुछ देश के लिए करना है। उसके बाद 11th-12th में मैंने कॉमर्स लेके पढ़ाई कर ली, जबकि मैं 10th में टॉपर थी और सब लोग मुझे कह रहे थे तुम साइंस ले लो। फिर भी मैंने कॉमर्स ले लिया अपनी ज़िद पे कि मुझे आगे चल के श्रीराम कॉलेज में एडमिशन लेके मुझे IAS ऑफिसर बनना है। सिचुएशंस कुछ ऐसी हुई कि मैं दिल्ली जा नहीं सकी, और दो मेरा एडमिशन कंफर्म हो गया था लेडी श्रीराम कॉलेज में, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि मैं दिल्ली जा नहीं सकी और फिर मैं नागपुर चली गई अपनी ग्रेजुएशन के लिए। वहाँ पे प्रोस्पेक्टस पे फ्लिप थ्रू करते करते मुझे ऐसा लगा कि BSc होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज उसकी सारी चीज़ें एक फीमेल से रिलेट कर रही थी। तो फिर मैंने उसमें एडमिशन ले लिया और उसमें मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। जब हम 3rd ईयर में थे मुझे ऐसा लगा कि मुझे न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। एक कारण ये भी था कि उसमें जो बीमारियों के बारे में हम चर्चा करते थे वो हमारे आसपास बहुत सारे लोगों को थी। जैसे कि जब मैं डायबिटीज़ के बारे में पढ़ाई कर रही थी तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे दादाजी को डायबिटीज़ थी, और तब कितने सारी गलत चीज़ें और कितने सारे मिथ्स थे, और कितनी बार हम लोग चाहते थे कि उसके बारे में हमें पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन मिले, लेकिन मेडिकल पीपल के पास उतना समय नहीं होने के कारण हमें वो चीज़ें पता नहीं चल पाती थी, और हम हमेशा तरसते रहते थे कोई हमें इन्फॉर्मेशन दे दे कि क्या चीज़ से डायबिटीज़ ठीक हो सकती है। उस समय मेरा बहुत अच्छा एक डिसीजन हो रहा था कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन साथ साथ में मुझे मास कम्युनिकेशन में बहुत अट्रैक्ट करता था, क्योंकि मैं अपने कॉलेज में अपने स्टेज एक्टिविटीज़ में बहुत वो रहती थी, और तब मेरा ये भी ड्रीम बन गया था कि मैं एक TV न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहती हूँ। फिर ऐसा हुआ कि ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद मास्टर्स की बारी आई, तब मेरे फादर के साथ हम सबसे पहला काम ये किया कि मास कम्युनिकेशन की फील्ड में जो सबसे टॉप कॉलेज है पुणे हम गए, और रास्ते में मेरे फादर ने मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि इसके अलावा तुम्हें और क्या पसंद है। तो मैंने उनको कहा मुझे न्यूट्रिशन बहुत पसंद है। पापा ने पूरी जानकारी ली कि इसमें होता क्या है। मैंने कहा इसमें आप एक कंसल्टेंट बनते हो और लोगों को उनकी डाइट के बारे में परामर्श देते हो। उन्होंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि अगर ये तो आगे काम नहीं भी किया इस फील्ड में तो ये तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा। मेरे फादर ने शायद एक मारवाड़ी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए मुझे हिदायत दी, क्योंकि वो जानते थे कि शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इस फील्ड में अपना करियर, जो भी फील्ड आप चुने उसमें करियर बना सकें। लेकिन उनकी बात मुझे जची। उन्होंने कहा तो ये रिस्पेक्टफुल फील्ड है और तुम अपने हिसाब से इसमें काम कर सकती हो। तब मैंने मास्टर्स अपना किया MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से, जो वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है, और हमने मेरा पूरा लाइफ का एक यूटर्न ही था MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में जाना, क्योंकि बहुत हालत ख़राब हुई, बहुत पढ़ाई करनी पड़ी। इक्विवेलेंट टू मेडिकल स्टडीज़ रहती है हमारी, और बहुत ज़्यादा पढ़ाई इसमें की, रिसर्च के लिए सब्जेक्ट चुना डायबिटीज़, और फिर इसमें मैं आगे बढ़ती गई। इंटर्नशिप के लिए मैं चली गई थी मुंबई KEM हॉस्पिटल, वहाँ से और भी ज़्यादा चीज़ें पता चली, लेकिन वहाँ पे एक और चीज़ क्लियर हुई कि मैं लोगों को बीमार पड़ने से रोकना चाहती थी। मतलब जब मैं मरीजों के बीच में या लोगों को इतनी क्रिटिकली इल होते हुए देख रही थी तो मुझे बहुत डिप्रेसिंग लग रहा था। मुझे लग रहा था जब इनको पहले ही अगर हम बचा लेते तो शायद इस स्टेज पे आके इनको कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो एक टाइम था जब मैंने दिल से फील किया कि मैं हॉस्पिटल में रह के काम नहीं करना चाहती, वरना हॉस्पिटल में लोगों को जाने से बचाना चाहती हूँ। उसके बाद शादी के बाद मैं जिस तरह से प्रिवेंटिव फील्ड में आई, वो अगेन एक अलग स्टोरी है, बट इस तरह से मेरी न्यूट्रिशन की जर्नी तय हुई। ओके मैम, तो मैम न्यूट्रिशन जो आपका आज एक वेल नोन ब्रांड है, तो इसका बीज
कहाँ बोया आपने, कैसे क्या थॉट आए थे उसके बारे में भी? विवेक, जब मेरी शादी हुई तब मैं बोल चुकी थी कि मुझे वापस से अपने काम पे लौटना है। शादी के पहले तक बहुत एम्बिशियस लड़की थी मैं और बहुत काम कर ही रही थी, लेकिन शादी के बाद अपने फैमिली लाइफ में काफ़ी बिजी हो गई और वापस आने के लिए काफ़ी मतलब मैं काफ़ी कंफर्ट जोन में चली गई थी। लेकिन मेरे हस्बैंड का थोड़ा वेट बढ़ गया था शादी के बाद। वो स्पोर्ट्स पर्सन रहे थे, तो उनका वेट बढ़ने के कारण उनको स्लिप डिस्क आया कुछ ही समय के बाद, और तब डॉक्टर ने उनको हिदायत दी कि तुम्हें वज़न कम करने की ज़रूरत है और एक डाइटिशियन से मिलने की ज़रूरत है। तब उन्होंने मेरी सलाह से और मेरी गाइडेंस में 15 किलो वज़न कम किया, और उन डॉक्टर ने काफ़ी इंप्रेस होकर मुझे कहा कि तुम यहाँ पे आके हमारे साथ आप हमें ज्वाइन कर लें, और मेरे ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं जिनको वेट कम करने की ज़रूरत है, तो आप हमें अपनी सर्विसेज दें। तब एक छोटी सी टेबल चेयर के साथ मेरा जर्नी शुरू हुआ। मैं रायपुर में ही छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल में मैंने अपना पहला कंसल्टेशन का काम शुरू किया। और मैं वहाँ पे लोगों को हेल्प कर रही थी और मुझे बहुत मज़ा आता था। कंसल्टेशन करना मेरा पैशन वैसे भी था और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। लोगों को रिजल्ट्स भी अच्छे खासे मिल रहे थे। तब मैंने दैनिक भास्कर में काफ़ी सारे आर्टिकल देने भी शुरू किए और इस तरह से मेरा नाम काफ़ी बनता चला गया। और फिर हम शंकर नगर में मैंने आरोग्य हॉस्पिटल में भी काफ़ी सालों तक अपनी सर्विसेज दी। और धीरे से मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना इस चीज़ को और बढ़ाया जाए, और इसके लिए ज़रूरी है कि मैं लोगों को फिटनेस की डेफिनेशन डाइट के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से दूँ, जो हॉस्पिटल के बाहर बैठ के दी जा सकती है। और तब मैंने इंस्पायर वेलनेस के नाम से अपनी कंसल्टेशन शुरू की। चूँकि मेरी बेटी सेकंड बेटी मेरी बहुत छोटी थी, तो मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी, और मैंने घर के एक फ्लैट से ही मैंने अपने कंसल्टेशन की शुरुआत की इंस्पायर वेलनेस के नाम से। 1 या 2 साल में ही उसे बहुत पॉपुलैरिटी मिली, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे थे लोगों को और फंडामेंटल काफ़ी क्लियर था, क्लैरिटी थी कि लोगों को कैसे बीमार पड़ने से बचाना है। कोविड आया और उसके बाद से हमने बहुत सारे मरीजों को, मतलब बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन देने शुरू किए। और तब न्यूट्रिशिल्प एक जो हमारा ब्रांड, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आने के कारण हम इस्लाम को बदल दिए और न्यूट्रिशिल्प के नाम से मैंने इसे रीलॉन्च किया। और आज हमारे पास सेपरेट प्रमाइस में न्यूट्रिशिल्प को हम कर रहे हैं रन, और मेरे अंडर पे 10 to 11 लोग हैं जो मुझे हेल्प करते हैं। पूरी टीम है हमारी, और इस चीज़ को हम बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, जिससे लोगों को ये अवेयरनेस आए कि किस तरह से सिंपल डाइटरी बदलाव से भी आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। जी, तो मैम हमने आपकी बुक का एक ब्रीफ लिया था, टेक अ चिल पिल। तो नाम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे साउंड हुआ कि कितना मस्त, मतलब कवर का नाम जो है आपका, दैट साउंड्स वेरी गुड। तो वो क्यूरियोसिटी है कि वो बुक के बारे में आप थोड़ा सा हमको ब्रीफ करेंगे। टेक अ चिल पिल इस थॉट से जनरेट हुई कि लोगों का जो मेंटल ब्लॉकेज है वो उनकी बहुत सारी बीमारियों और पेन्स की वजह है। जितना हम अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, वो आपको किसी न किसी रूप में मैनिफेस्ट होता है, किसी न किसी बीमारी, किसी न किसी इलनेस, किसी न किसी पेन के रूप में मैनिफेस्ट होता है। और इस चीज़ को हम लोग इतनी गहराई से समझ नहीं रहे। हम अपने दिवाली में घर की सफाई करते हैं, लेकिन अपने माइंड की सफाई पे कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। तो फिर मुझे लगा कि बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, सबसे पहली काउंसलिंग मुझे मेंटल काउंसलिंग देनी पड़ती है, और उनको सबसे पहले ये रियलाइज़ कराना पड़ता है कि आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आप सबसे ब्यूटीफुल और सबसे केपेबल पर्सन हो इस दुनिया के। क्योंकि जब भी कोई मेरे पास आता है बहुत ही लो सेल्फ एस्टीम पे आता है, और जब तक उस लो सेल्फ एस्टीम को हम इक्विवेलेंट नहीं करते तब तक वो रिजल्ट नहीं ला सकता, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो कुछ कर सकता है लाइफ में। तो टेक अ चिल पिल इसी बात से इंस्पायर्ड है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, आपके स्माइल चेहरे से गायब नहीं होनी चाहिए और आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरी बुक में मैंने डाइट की एक न्यू डेफिनेशन दी है। डाइट का मतलब केवल फूड नहीं है, इवन जो थॉट्स आप कंज्यूम कर रहे हो अपने एनवायरनमेंट से, जो पानी पी रहे हो, जो एयर ले रहे हो, जो सनलाइट ले रहे हो, इन सभी चीज़ों की राइट क्वालिटी और राइट क्वांटिटी आपकी वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो केवल अगर डाइट पे फोकस करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। आपको सही एयर, सही वाटर, सही थॉट्स, सही सनलाइट लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 एलिमेंट, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश पे मैंने बात की है, और ये टेक अ चिल पिल मेरी बुक है। एक इंडिविजुअल की लाइफ में डाइट कितना महत्व रखती है? मतलब इफ़ यू विल रेट योर फिटनेस, योर स्लीप साइकिल, योर डाइट, तो डाइट कितना इंपॉर्टेंस रखती है एक इंडिविजुअल की लाइफ में? कहा गया है कि यू आर वॉट यू ईट। सो ये बात एकदम 100% सही है। हमारी बॉडी एक व्हीकल है, और जिस क्वालिटी का फ्यूल आप इसको करते हैं वो उसकी पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस डिसाइड करती है। अब हम सब में जो डिफरेंसेस हैं वो इसीलिए हैं कि जिस तरह का आहार हम लेते हैं, जिस टाइम पे लेते हैं और जिस क्वांटिटी में लेते हैं, वो हमारी फिटनेस, हमारे उठने बैठने, हमारे बिहेवियर को, everything gets affected by your diet, the diet, the nutrition you're consuming. So diet बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट ये कहना भी ज़्यादती नहीं होगी कि 80% बीमारियों का लिंक
आपके डाइट से होता है। ओके। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए हम तरह तरह की मेडिसिन खा रहे हैं, अगर हम अपने आहार को ध्यान दे दें, अगर हम अपने खाने पीने में बेसिक परिवर्तन कर लें, तो ड्रास्टिकली आप स्वस्थ होते चले जाते हैं और आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर अमेजिंग हीलिंग पावर होती है। बस आपको अपनी बॉडी की मैनुअल को समझने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। जी, आज के डेट में पाम ऑयल नाम का एक राक्षस हमारे डाइट्स में घुस गया है। हमारे घरों में, हमारे किचन में, सब जगह वो अटैक करते जा रहा है। जितने पैक फूड आ रहे हैं, 90% ऑफ द फूड का मेन इंग्रेडिएंट पाम ऑयल होता है। तो वो कितना हजार्डस होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स एक इंडिविजुअल आगे जाके फेस कर सकता है मैम? जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता चला गया, लोगों को कंफर्ट फूड की आदत बनती चली गई और एक कन्वीनियंट फूड और एक टेस्ट जो बोलते हैं चटपटा टेस्ट लोगों को मुंह में चाहिए था, तो ये ऑयल को यूज़ किया जाने लगा। और इस ऑयल को यूज़ करने के एक बेसिक वजह ये है कि सस्ता भी होता है, प्लस इससे शेल्फ लाइफ अफेक्ट नहीं होती किसी भी प्रोडक्ट की, तो इसे यूज़ किया जाने लगा। और ये हमारी बॉडी में ट्रांस फैट जो होता है, ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जितनी भी चीज़ें पैक होके आपके टेबल पे आती हैं, उसे तो हमें खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो रियल फूड नहीं है। और जब हम रियल फूड से दूर चले जाते हैं तो फिर हमारी हेल्थ में डिस्टर्बेंस आता ही आता है। तो जितना हम क्लोज टू नेचर रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपको हेल्थ आपको अवेलेबल हो पाएगी। तो मैम, जैसे आज के डेट में जो यंग जनरेशन है, बेसिकली मैगी फाड़े बनाए 2 मिनट में रेडी हो गया, वो खा रहे, तो उसका इम्पैक्ट क्या उनको आज दिखेगा या कुछ समय के बाद उनके ओवरऑल वेलबींग पे अफेक्ट करेगा वो चीज़? ये सबसे बड़ी आयरनी यही है कि काश हमारी बॉडी तुरंत इम्पैक्ट दिखाती, तो हमें तुरंत रियलाइज़ हो जाता है कि जो हम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। दिक्कत यही है कि हमारी बॉडी बहुत लंबे समय तक सहती रहती है और तुरंत इम्पैक्ट नहीं दिखाती है, क्योंकि बॉडी के अंदर एक अमेजिंग रिपेयर और मैकेनिज्म होता है। तो बॉडी तब तक कोई परिणाम या तब तक सरफेस पे चीज़ें नहीं आती जब तक अंदर से बहुत ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें डैमेज नहीं हो जाती हैं, तो आपको पता नहीं चलता है। और ओवर पीरियड आप जब करते रहते हैं इस तरह की चीज़ें जो बॉडी के लिए बुरी हैं, तब जाकर के आपको ये परिणाम सामने आते हैं, लेकिन परिणाम सामने ज़रूर आते हैं। तो ये एसिडिटी, गैस की ट्रबल या स्टमक अपसेट के रूप में या कोई भी बड़ी बीमारी के रूप में भी आ सकते हैं। तो शुरुआत हमेशा छोटी चीज़ से होती है, हल्के फुल्के अपसेट्स आपको पता चलेंगे और उसके बाद वो कब बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो ये जो युवाओं का मिथ है कि 2 मिनट में केवल मैगी ही बन सकती है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। क्योंकि जो हम चिप्स खाते हैं उसके बदले बहुत आराम से हम पिस्ता और नट्स हमारे पास ईजिली अवेलेबल है, हम उसको खा सकते हैं। जिस 2 मिनट में आप मैगी प्रिपेयर करते हैं, उस 2 मिनट में हमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें प्रिपेयर की जा सकती हैं, जिसमें वेजिटेबल ओट्स भी एक तरीका है, या बहुत तरह की पुडिंग्स हैं जो आप तुरंत क्विकली बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो केवल एक छोटी सी अवेयरनेस और प्रायोरिटी की बात है। मैगी वालों सुन लो, ज़रूरी है ये। मैम, जो एक लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है डाइटरी फूड को लेके, कि डाइटरी फूड मतलब ख़राब टेस्ट, और मैं बिलीव करता हूँ कि जो चीज़ आपके ज़बान को भा रही है वो आपके शरीर के लिए ख़राब है, और जो चीज़ आपके शरीर के लिए अच्छी है वो आपके ज़बान के लिए ख़राब है। तो इस जुगलबंदी को कैसे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें? ये तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट था। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी चीज़ ख़राब या अच्छी है, पर इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत बेसिक लेवल पे जब हम चाइल्डहुड में होते हैं तभी अगर दे दी जाए तो फिर हमारा माइंड उससे प्रिपेयर हो जाता है। लाइक न्यूट्रिशन पढ़ने के बाद मैं तो आई हैव स्टार्टेड लविंग माई वेजीज़। तो वेजिटेबल के प्रति जो मेरा प्यार है और जो मेरा वो है, वो तभी आया जब मैंने इसकी इम्पोर्टेंस को जाना। तो अगर आप किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस को जान लेते हैं तो फिर वो चीज़ आपको टेस्टी ही लगती है, क्योंकि वो आपके शरीर के लिए इतनी अच्छी है। और जब आप हेल्दी होते हैं तो आप अपना फैबुलस फील करते हैं कि आपको लगता है कि हेल्थ ब्रिंग्स हेल्थ। लाइक आप अच्छी चीज़ें खाते हैं तो अच्छी चीज़ें ही खाने का मन करता है, और एक बार आप बुरी चीज़ें खाने लगते हैं तो बुरी ही चीज़ें बॉडी क्रेव करती चली जाती है, तो आप उस विशियस साइकिल में फंस से जाते हैं। तो आई एम श्योर कि अगर बचपन से ही हम, या इसमें माँ बाप की भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है, हम अपने माँ बाप को रोल मॉडल समझते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो जब उनकी इंक्लिनेशन अगर बैड चीज़ों की तरफ या अनहेल्दी चीज़ों की तरफ ज़्यादा होती है तो हम भी कहीं ना कहीं वहीं खींचे चले जाते हैं। घर का पूरा एनवायरनमेंट वैसा बन जाता है। जैसे कि हम पाम ऑयल की बात कर रहे थे, तो बिस्किट्स भी आज हमारे घर के सबसे बड़ी एनिमी है, हेल्थ ट्रबल करते हैं। और जो एक्सेसिवली हम लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं वो भी बहुत बड़ा हेल्थ ट्रबल है। ये तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम है, फिर तो मैं तो बहुत चाय पीता हूँ। मैम, एक प्रॉब्लम यहाँ पे जो आजकल का यूथ, स्पेशली जो हमारी एज का लोग है, वो ये फेस करते हैं कि जब आप अपने इवनिंग स्नैक की बात आती है तो हमारे पास क्या हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्योंकि कचरा तो हमारे पास बहुत अवेलेबल है। आप निकल जाओ
बहुत कचरा मिलता है आपको खाने को, मगर क्या हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स है विच आर कम्प्लीटली टेस्टी एज वेल, तो वो कुछ आप सजेस्ट करेंगे मैम? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी की भी डाइट इवनिंग में ही मिसप्लेस हो जाती है और इवनिंग में ही सारी मिस्टेक्स होती हैं। तो सबसे पहले तो अपने हंगर पीक टाइम को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप लंच अच्छी तरह से कर लेते हैं तो इवनिंग में ना कुछ खा के लाइट रख के आप डिनर अर्ली कर लें, तो ये बहुत अच्छा होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल वो लोग क्या करते हैं कि इवनिंग में कुछ हेवी खोज के खा लेते हैं, जो कि आउटसाइड फूड होता है या स्नैक्स होता है, ब्रेड होते हैं, सैंडविचेस होते हैं, और उसके बाद उनका डिनर लेट होता है, विच अगेन लीड्स टू ट्रबल्स। तो अगर हम इवनिंग को पर्पसफुली लाइट रखें तो उसमें फ्रूट्स, नट्स अगर हमारे पास हैंडी हों तो वो सबसे बेस्ट होता है। पर स्टिल अगर किसी की एपिटाइट उससे थोड़ी सी ज़्यादा है तो हम स्प्राउट की सलाद खा सकते हैं, अंकुरित मूंग चने के। अगर कोई एगिटेरियन है तो वो एग्स खा सकते हैं। और इन चीज़ों को बनाने के लिए आई डोंट थिंक कि वो 2 मिनट से भी ज़्यादा का समय लगता है। इनफैक्ट आप कुछ पैनकेक्स भी बहुत क्विकली प्रिपेयर करके खा सकते हैं अगर आप घर के नज़दीक हैं। बट ज़्यादातर लोगों के साथ समस्या ये होती है कि ऑफिस प्लेस में होते हैं, उस समय वर्क प्लेस पे होते हैं, दे कांट अवेल दोज थिंग्स। तो आई वुड ऑलवेज से कि आप नट्स एंड फ्रूट्स हैंडी रखें। शाम का वक्त फ्रूट्स खाने के लिए बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि वैसे भी हम लोग फ्रूट्स को प्रॉपर जगह नहीं देते और दिन भर हम फ्रूट्स नहीं खाते हैं। तो शाम का वक्त ऐसा है जब आप फ्रूट्स, कोकोनट वाटर और इस तरह के हेल्थ जूसेस वगैरह पी सकते हैं। तो ये समय पर अगर हम लाइट रखेंगे तो हमारा डिनर ऑटोमेटिकली अर्ली हो जाएगा। जी, तो मैम डाइट का जो पार्ट आता है वो जो आजकल की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, जो क्रोनिक डिसीज़ है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, अर्ली एज आजकल डायबिटीज़ लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है, ब्लड प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो इस टाइप के जो क्रोनिक डिसीज़ है उसको प्रिवेंट करने के लिए डाइट कितना इम्पोर्टेंट है, क्या रोल प्ले कर सकता है? देखिए, 2 तरह की बीमारियां लोगों में होती है। अक्यूट इलनेस, जैसे कि फीवर आ जाना, बहुत इन्फेक्शन हो जाना, उल्टी हो जाना, या बहुत ज़्यादा एक्यूट मतलब इमरजेंसी चाहिए, मेडिकल इमरजेंसी, तो उसमें तो आपको दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है अपने सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद एक आती है क्रॉनिक बीमारियाँ। क्रॉनिक बीमारियाँ यानी कि ये डेवलप होने में कई सालों का वक्त लेती है, जिसमें माइग्रेन, अस्थमा, घुटनों का दर्द जो अर्थराइटिस बोलते हैं, डायबिटीज़, फैटी लिवर, देन ब्लड प्रेशर, ये सभी चीज़ें आपकी क्रॉनिक बीमारियों में आती है। यानी कि इनका नाम ही बताया गया है कि डाइट एंड लाइफस्टाइल डिसीजेस। तो इनको क्योर करने के लिए अगर आज भी हम दवाइयों का सहारा ले रहे हैं तो हम अपने आप को छल रहे हैं, बिकॉज दवाइयों से उनके सिम्टम्स कंट्रोल होते हैं, आप उसको मैनेज करते हो, बट उनके ऊपर काम नहीं कर रहे, या उनसे छुटकारा पाने के लिए आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो। सपोज आप दवाई खा के उनको कंट्रोल कर रहे हो, तो ये ठीक उसी तरह की बात है जिस तरह से अगर नल चालू है और ओवरफ्लो हो रहा है तो आप ज़मीन को साफ कर रहे हैं बट नल को बंद नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको अपने रूट कॉज पे तो काम करना ही पड़ेगा। जिन चीज़ों से इन चीज़ों का जन्म हुआ है उन चीज़ों को सही करना ही पड़ेगा। तो डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का सुप्रीम रोल है इन सभी लाइफस्टाइल डिसीजेज में। इवन इफ़ यू आर टेकिंग मेडिसिन देन ऑल्सो यू हैव टू कंट्रोल योर डाइट एंड लाइफस्टाइल, उसमें डिसिप्लिन लाना कंपलसरी है। मैम, आपके प्रोफेशन में एक सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं फील करता हूँ कि आता होगा कि वेयर पीपल लाइक मी, मैं एकदम से अपनी डाइट पे चेंजेस नहीं लाऊंगा। मतलब हाउ डू यू हैंडल द सिचुएशंस व्हेन अ पेशेंट और द पर्सन हु इज़ अप्रोचिंग यू is resistance in making dietary changes? Yes. So विवेक, इसी के लिए ही लोग डाइटिशियन के पास आते हैं, because they themselves are not capable of bringing those changes. तो जब वो आते हैं तो सबसे पहले काउंसलिंग की जाती है, उनकी रेडीनेस का लेवल परखा जाता है। कई बार पेशेंट साफ माइंडसेट के साथ आता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ मैं नहीं बदलूंगा, बाकी आप कुछ भी बदल दो। तो वी टेक इट एज अ पॉइंट कि ठीक है, ये पर्टिकुलर चीज़ आप नहीं बदलोगे, क्योंकि डाइट इज़ नॉट अबाउट मेकिंग इट 100% परफेक्ट। जहाँ से भी शुरू करेंगे फ़ायदे मिलने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही फ़ायदे मिलने शुरू होते हैं द पर्सन इज़ वेरी वेरी मोटिवेटेड टू ब्रिंग अबाउट मोर चेंजेस। तो ऐसे धीरे धीरे करके ग्रेजुअली उनको रियलाइज़ कराकर, उनको बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद, वो सारी बातें बताकर, काउंसलिंग कर उनको धीरे धीरे वो चेंजेस लाए जाते हैं। और वो चीज़ जो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता चेंज, उसको तुरंत से चेंज नहीं करते, फिर धीरे से उसको रिफ्रेश कर देते हैं कोई दूसरी चीज़ के साथ, और उनको हिदायत देते हैं कि आप 1 हफ्ते ये चीज़ को ट्राई करके देखिए। एंड जब वो ट्राई करते हैं उसको उसके गुड रिजल्ट्स मिलते हैं, इफेक्ट्स मिलते हैं, तो आई हैव ट्रांसफॉर्म मेनी लाइफ स्टाइल हैबिट्स। तो यहाँ पे साइंस आता है कि हैबिट्स को हम कैसे चेंज करते हैं। तो ये ग्रेजुअली और धीरे धीरे का ही प्रोसेस है, और धीरे धीरे हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। तो इतना मुश्किल भी नहीं है डाइटिंग करना, तो यू कैन कंसिडर इट। और मैम, जो आजकल का वेस्टर्न ट्रेंड है, मैं जो बिलीव करता हूँ कि इंडियन फूड हैबिट्स और वेस्टर्न फूड हैबिट्स में बहुत फ़र्क है। व्हाट वी ईट, व्हाट हमारा जो वेदर रहता है, इट इज़ कंपैरेटिवली व्हाट। तो क्या जो डाइटिशियंस, मतलब जो रेनाउंड डाइटिशियंस है जो ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड है, तो वो जो डाइट प्रेफर करते हैं, क्या वो हमारे इंडियन
हैबिट्स के हिसाब से या इंडियन बॉडी के नेचर के हिसाब से क्या इतना अडेप्ट करना एक पर्सन के लिए बेनिफिशियल होता है? एक जो डाइटिशियन होगी वो आपकी वेदर कंडीशन, आपकी इंडिविजुअल प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए ही डाइट बनाएगी. मतलब देयर इज़ अ नो स्टैंडर्ड डाइट विच विल बी प्रिस्क्राइब टू यू इफ़ यू आर सिटिंग इन इंडिया एंड यू आर टेकिंग अ कंसल्टेशन फ्रॉम अब्रॉड. तो आपकी कंडीशन और आपकी लोकल फूड की अवेलेबिलिटी के हिसाब से ये डाइट बनाई जाए तो वही आपकी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगी. तो इसमें सभी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, आपका फूड हैबिट, आपका प्रेफरेंस. और फिर जो एशियन बॉडीज़ होती हैं दे आर प्रोन टू इलनेस, तो हम उनकी हैबिट्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते कि इफ़ दे कंज्यूम लॉट ऑफ एल्कोहल even we can take, because there is a lot of difference between their body type, body structure, disease prone body रहती है. तो जो एशियन बॉडी है those are disease prone body. हमारा मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा सा जो BMI का कट ऑफ है वो एशियन लोगों के लिए कम है. तो हमारे लिए वो चीज़ें बिल्कुल ही डिफरेंट है और उनके लिए बिल्कुल ही डिफरेंट है. तो आप जिस जगह पर हो वहाँ के रीजन सीजन के हिसाब से आपकी डाइट का इंटेक होना चाहिए. तो सीज़न की बात आपने कही मैम, तो आप जानते हैं कि अब कुछ दिनों में फेस्टिव सीज़न शुरू हो जाएगा, घर पे मिठाइयाँ आएंगी, मिठाइयाँ बनेंगी, तो हमारा नेचुरली जो शुगरी पार्ट है वो बहुत बढ़ जाएगा. तो उसको अवॉइड ना करते हुए कि मतलब मिठाई तो मैं भी नहीं खा, ऐसा नहीं है कि मिठाई छोड़ दूँगा, मिठाई खाऊंगा, बट हाउ कैन आई कंट्रोल माई एपेटाइट कि मैं ज़्यादा ना खाऊँ, या अगर मैं कुछ ज़्यादा खाता हूँ तो हाउ कैन आई मैनेज कि वो उसको मैं बैलेंस कर लूँ? मिठाइयाँ हम सब जानते हैं कि दे आर लोडेड विथ कैलोरीज. तो जब भी आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं तो उस नज़रों के साथ करें, हड़बड़ी में ना करें और ये सोच के ना खाएं कि कल नहीं खाऊंगा, आज जितनी खाना है खा लो. तो पहला माइंडसेट तो यही बनाना है कि जो खा रहे हैं पोर्शन कंट्रोल के साथ रियलाइज़ करके और उसको एक्सेप्ट करते हुए धीरे धीरे खाएं. धीरे धीरे खाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पोर्शन लेकर खाएं अपनी प्लेट में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. चलते फिरते, बात करते करते, मल्टीटास्किंग करते हुए मिठाइयाँ ना खाएं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मिठाइयों में भी कुछ मिठाइयाँ होती है जो हेल्थ के लिए ओके है और कुछ है जो एकदम ही ज़्यादा नुकसान करती हैं. खास तौर पे जो मैदे से बनी हुई मिठाइयाँ हैं उसे आप अवॉइड कर दें तो बहुत अच्छा है, बिकॉज वो आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक है. भले आप पतले हैं या आपका वेट ज़्यादा है या आपका वेट नॉर्मल है, तो भी जो मैदे की मिठाइयाँ हैं जैसे कि जलेबी, जैसे कि बालूशाही और बहुत सारी दूसरी मिठाइयाँ जो कि मैदे से बनी होती हैं, उन्हें आप अवॉइड कर दें. अच्छी मिठाइयों को आप खा सकते हैं, लेकिन आप जब भी खाएं तो अपने अगले मील में से एक चपाती कम करें. अच्छा. बिकॉज आपने जो हाई कैलोरी ली है उसे बॉडी को डाइजेस्ट करने में टाइम चाहिए, तो नेचुरली आपको अपने अगले मील को लाइट कर देना चाहिए. तो ये मेरी एक सलाह होगी सभी लोग जो फेस्टिव सीजन में मिठाइयाँ एंजॉय करना चाहते हैं. और उसके बाद मेरी लास्ट टिप ये होगी कि जो मिठाइयाँ हम देना और लेना करते हैं वो उसको रिड्यूस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मीठे से हमारी बॉडी में हार्म आते ही हैं. ऑलरेडी हमारे इंडिया में फेस्टिवल्स का क्रम लगातार चलता है, कंटिन्यू चलता है, तो हम लोग बहुत मीठा वैसे भी खा लेते हैं. तो मीठे की जगह, मीठे के आदान प्रदान की जगह अगर हम फ्रूट्स पे शिफ्ट हो जाए या नट्स पे शिफ्ट हो जाए, ड्राई फ्रूट्स पे शिफ्ट हो जाए, तो ये एक रिवोल्यूशनरी चेंज होगा जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा. तो द पर्सन हु इज प्लानिंग टू गिफ्ट मी अ मिठाई का डब्बा, स्विच इट विद नट्स, आई वुड लव इट. थैंक यू. तो मैम, जो आपने अभी कहा कि कुछ मिठाइयाँ ऐसी होती है जो हेल्थ के लिए बेहतर हो सकती है, तो वो मिठाइयाँ कौन कौन सी हैं? जैसे कि संदेश. संदेश एक लाइट मिठाई है, आपके हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद ही है, नुकसान नहीं करेगा. जैसे कि ड्राई फ्रूट से बनी हुई मिठाइयाँ जैसे कि काजू कतली जिसमें शक्कर की मात्रा कम होती है, या बहुत सारे लड्डू जैसे कि पीनट की चिक्की, बेसन का लड्डू, अखरोट का हलवा, ये सभी चीज़ें जिसमें शक्कर की मात्रा कम होती है, और खीर भी एक अच्छी मिठाई है. तो इस तरह से सारी चीज़ें जो दो नट्स से बनती है और जिसमें ड्राई फ्रूट्स की मिठास डली होती है, वो सभी हेल्दी मिठाइयाँ हैं. ओके मैम. मैम, अभी जैसे जो अगला हमारा सीज़न आ रहा है वो विंटर्स आ रहा है, तो विंटर्स में ऐसे कौन से फूड हैं, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिसको हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, विच विल बी बेनिफिशियल अकॉर्डिंग टू द सीजन? यस. तो विंटर्स आते ही हमारे पास सब्जियां काफ़ी अच्छी मात्रा में अवेलेबल हो जाती हैं. कलरफुल सब्जियां से मार्केट भर जाता है. ग्रीन पीस आने लगते हैं, मटर आने लगते हैं, गाजर आने लगते हैं. तो मेरी सलाह ये है कि जब विंटर्स आएँ तो आप वेजिटेबल का इंटेक अपनी डाइट में अच्छा खासा बढ़ा लें. तरह तरह के सैलेड, सूप्स के प्रिपरेशन से आप अपने वेजिटेबल का इंटेक बढ़ा सकते हैं. जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल हमने बरसात में पूरी बंद कर दी थी, अब आप उसको यूज़ कर सकते हैं. उसके तरह तरह की चीज़ें बना सकते हैं, स्टफ़ पराठा बना सकते हैं, बहुत तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं. तो तरह तरह के जो भाजी हैं, तरह तरह की जो वेजिटेबल्स हैं, उसको डाइट में शामिल करें. विंटर्स फ्रूट्स के लिए भी बहुत अच्छा सीज़न होता है, तो फ्रूट्स को भी शामिल करें अपनी डाइट में. इसके अलावा जो मिलेट्स होते हैं जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, इन सभी को भी डाइट में शामिल करने का ही एक अच्छा सीज़न है. उसको तो अभी हमारी गवर्नमेंट भी बहुत
प्रमोट कर रही है कि दैट इज़ अ वेरी गुड हेल्दी एंड इट इज़ एन एसेट, जो अभी तक बहुत सारे हमारे इंडिया के लोगों को पता ही नहीं था कि इस चीज़ ये कितनी बेनिफिशियल है हमारे लिए और ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो ज्वार बाजरा मक्का सदियों से हमारे खाने में रहा, किचन में रहा, लेकिन बीच में कुछ इस तरह से रिवॉल्यूशन आया कि हमारे किचन में केवल 2 चीज़ें रह गई, वो है राइस और रोटी, आटा। तो राइस और आटा ही रह गया और मिलेट्स, मोटा अनाज को हम भूल से गए हैं। स्थिति ये है कि आज हम मिलेट्स की कुकिंग सीखने के लिए हमें क्लासेस करनी पड़ रही है, हमें तरह तरह की वर्कशॉप्स कंडक्ट करनी पड़ रही हैं। तो डेफिनेटली मिलेट्स की जो अरेंजमेंट होती है, फाइबर अरेंजमेंट, वो इस तरह की होती है कि वो धीरे धीरे शुगर में रिलीज होते हैं। ओके। इस कारण से ये हम बहुत सारी बीमारियों को स्टॉप करते हैं हमारी बॉडी में डेवलप होने से। तो मिलेट्स को कंज्यूम करने के लिए विंटर काफ़ी अच्छा मौसम है। तो मैम एज अ डाइटिशियन आपके अंदर, आपके प्रोफेशन में आपको कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़े होंगे आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में। कोई पेशेंट को आपने जब डील किया तो कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता। जब भी हम किसी पेशेंट से मिलते हैं तो हमेशा वो एक चैलेंजिंग केस होता है। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि वो बदलाव उसके अंदर ला के देना, उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसको रियलाइज़ कराना, उनको मेडिसिन से छुटकारा दिलवाना, ये सब हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो इसके लिए हम लोग उनसे एक बहुत अच्छा एक रिलेशन बनाते हैं, उनकी लाइफ का एक पार्ट ही हम बन जाते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमसे शेयर करते हैं और उनकी लाइफ में जो जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को कैसे वो ओवरकम करें। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, यानी कि हम एक मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बरसों बरस की हैबिट्स को चेंज करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। उसके लिए हमें उनके घर वालों का भी सपोर्ट चाहिए होता है। तो कई बार हम उनके पूरे घर वालों से मीटिंग करते हैं, लाइक उनके काउंसलिंग में उनको बुलाया जाता है, उनसे बात की जाती है एंड देन उनको भी कन्विंस किया जाता है। और जो सबसे अच्छा चेंज मैं देखती हूँ कि हम जब एक पेशेंट पे काम करते हैं तो उनकी पूरी फैमिली पे वो हेल्थ का असर आता है और सभी लोगों के हेल्थ ठीक होते चले जाते हैं। तो हर केस ही एक चैलेंजिंग केस होता है, लेकिन ये मुझे एक्साइटमेंट देता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये करना मेरा बहुत पैशन है, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत पेन महसूस करती थी जब मैं देखती थी कि जिन चीज़ों को हम पहले प्रिवेंट कर सकते हैं उन चीज़ों में लोग जाकर इतनी सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं, और आज भी लोग जूझ रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक मिशन ही है कि हम लोगों को स्वस्थ कर सके बीमार पड़ने के पहले। ओके। जो क्रैश डाइटिंग आजकल नया ट्रेंड पे आया है, क्रैश डाइटिंग हो गई, कीटो डाइट हो गई, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई, तो मैम इसके क्या बेनिफिट्स हैं एज एन इंडिविजुअल अगर अच्छे से चीज़ें फॉलो की जाए? और सेकंड, अगर ये चीज़ें आपने वन फाइन मॉर्निंग छोड़ दी तो वो क्या एडवर्स इफेक्ट आपकी हेल्थ पे लेके आ सकते हैं मैम? क्रैश वर्ड इटसेल्फ सेज कि समथिंग विच इज़ गोइंग टू क्रैश। तो कोई भी शॉर्ट टर्म अप्रोच कि हड़बड़ी में आकर के गड़बड़ी करना, ये तो अपनी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं कि 80% आपका हेल्थ, आपकी बॉडी का परफॉर्मेंस आपकी डाइट पे डिपेंड करता है। तो कोई भी डाइट को माइंडलेसली शुरू कर देना, उसकी लॉजिक को समझे बिना चालू कर देना, किसी स्पेशलिस्ट से मिले बिना उसको चालू कर देना, ये बहुत ही ज़्यादा गलत होगा। जब भी आप कोई डाइट में अपने पॉजिटिव चेंज करना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उसके बारे में पूरी तरह से समझें, लॉजिक उसका समझें और फिर धीरे धीरे उसको अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करें। बहुत अच्छा होगा कि आप किसी प्रोफेशनल सलाह के साथ चलें, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट के साथ चलें, ताकि जो चेंजेस आप कर रहे हैं वो आपके साथ हमेशा के लिए हो जाएं। देखिए, शॉर्टकट्स से तो हम सक्सेस भी पा ही लेते हैं, लेकिन वो हमारे साथ सस्टेन नहीं करती है। सेम उसी तरह इस तरह के जो भी हम शॉर्टकट्स अपनाते हैं, चाहे वो पाउडर्स हो तरह तरह के बाज़ार में अवेलेबल हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ कि हम भूखे रह के स्टार्व करके हम पतले हो रहे हैं, तो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत सारे आपको झेलने पड़ते हैं, जैसे कि हेयर फॉल, आपका चेहरे की पूरी रौनक खत्म हो जाती है, और दोज आर देन बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू हैंडल देन योर वेट लॉस प्रॉब्लम। तो हमेशा मैं ये सलाह दूंगी कि कोई भी चीज़ को प्रॉपर समझ के उसके साइंटिफिक इम्प्लीकेशंस को समझते हुए ही आगे बढ़ें। और मैम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, पानी हमारी इंडिविजुअल लाइफ में, हमारी डाइट में, हमारी ओवरऑल वेलबींग में कितना इम्पोर्टेंट है? क्या क्या लोगों के अंदर एक गलत धारणा है पानी को लेके? किसी को पानी पीना तक नहीं आता हमारे इंडिया में, तो उसके बारे में थोड़ा क्लियर करेंगे कि लोगों को एक बेहतर आइडिया हो कि पानी भी पी रहे हैं तो कैसे पिए अच्छे से। बिल्कुल। तो पानी एक सस्ता सुंदर टिकाऊ चीज़ है, इंडिया में हमारे लिए फ्री है रिसोर्स, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि लोग पानी नहीं पी रहे हैं, और जब भी उनको पानी की प्यास लगती है तो कोकोनट वाटर पीते हैं, वो रियल जूस पीते हैं, फ्रूट के जूसेस पीते हैं, या फिर कुछ नहीं होता तो वो कुछ खाते रहते हैं, कंटिन्यूस बेसिस पे खाते रहते हैं। तो मैंने ऐसा अपने एक्सपीरियंस में पाया कि बहुत सारे क्लाइंट्स
ओवर ईटिंग भी इस वजह से कर रहे थे क्योंकि वो पानी कंज्यूम कम कर रहे हैं। तो जैसे ही हम उन्हें रियलाइज़ कराते हैं कि आपके 3 मेजर मील के बीच के पोर्शन में केवल और केवल पानी ही लेना है, और पानी पीने के बाद उन्होंने ऐसा रियलाइज़ किया कि अब वो बेटर फील कर रहे हैं, लाइटर फील कर रहे हैं, और उनके जो बहुत सारे गट इश्यूज़ थे जिसके लिए वो दवाइयाँ तक खा रहे थे, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, तो वो पानी पीने से ही सॉल्व हो गई। तो डेफिनेटली पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे जो यूथ हैं या हमारे ऐसे लोग जो रियल में वर्कोहॉलिक है, वो पानी पीना तक भूल जाते हैं, उन सबको हमारी सलाह है कि पानी अपने पास रखें, मेजर करके पानी रखें। हमारे वेट के अनुरूप ही हमारी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपके वेट का 4 गुना ml में आ जाता है आपका पानी का रिक्वायरमेंट है। जैसे कि 50 kg वेट के लिए 2 लीटर का पानी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो उतना पानी आप अपने पास मेजर करके रखें और ट्राई टू फिनिश दैट। एंड एक चीज़ और है कि सुबह उठने के बाद अपनी जो रात वाला जो फास्ट है उसको ब्रेक भी हमें पानी से ही करना चाहिए। ओके। और मैम जो जिम के लिए आजकल सप्लीमेंट्स पे यूथ इतना दौड़ रहा है, मतलब पागल जैसे प्रोटीन के डब्बे पानी में मिला मिला के पी रहे, तो क्या ये एक्चुअल में बेनिफिशियल है? क्या हमारी बॉडी को एक्चुअल में इस प्रोटीन की, इन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, या हम अपनी डाइट से ही ये सारी जो हमारी डाइट जितनी नेचुरल रहेगी उतनी ही ज़्यादा डाइजेस्टिबल रहेगी, उतनी ही ज़्यादा हमें कम हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होंगे, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि उन फॉर्मुलेशंस में किस तरह की मिलावटें की जा सकती हैं। कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल स्वीटनर इन सभी प्रोटीन पाउडर में मिला रहता है और वो लॉन्ग टर्म पे आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाती है। जहाँ तक बात है प्रोटीन की, वो पूरी तरह से आपको डाइट से मिल सकता है। हमने देखा है कि बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन लोग हैं जो खुद प्रोटीन पाउडर भी ले रहे हैं, जबकि नॉन वेजिटेरियन डाइट में सबसे इजी सोर्स होता है प्रोटीन को इंक्रीज़ करना। इनफैक्ट वेजिटेरियन डाइट में भी प्रोटीन बढ़ाना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं होता है, केवल एक कॉन्शियस हमारे स्टेप होती है कि हम कैसे अपनी डाइट को इस तरह से फॉर्मुलेट करें कि प्रोटीन हमें रिक्वायर्ड अमाउंट में मिल जाए। तो मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगी कि किसी भी तरह के एक्स्ट्रा प्रोटीन के सप्लीमेंटेशन से आपका बहुत बड़ा भला होने वाला है। इनफैक्ट कई बार ओवर कंजम्पशन की वजह से आप बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम से जूझने लग जाते हैं। तो अपनी डाइट को जितना हम नेचुरल रखेंगे उतना ही बेनिफिशियल रहता है। ओके। तो मैम अब कुछ अच्छी बात है कि आपके करियर में कोई ऐसा पेशेंट आया हो या जो ऐसा कोई केस आया हो जो आपको एक्चुअल में लगाता है कि हाँ दिस इज़ अ पर्सन हु कैन इंस्पायर मैनी, तो उस बारे में विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम, आई नो कि पेशेंट की आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज करनी चाहिए, विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम उस पर्सन के बारे में कुछ ब्रीफ की वो एक इंस्पिरेशन बन सकता है बाकियों के लिए भी। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं बट कुछ अमिट छाप छोड़ जाते हैं हमारे माइंड में। हमने एक लड़की को हमने काउंसिल किया था जिन्होंने 40 kgs ग्रेजुअली कम करती चली गई डाइट से। अच्छा। और 40 kgs उन्होंने कम किया, और सबसे अच्छी बात थी कि वो लड़की फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो वो हर 2 महीने में अपना रिन्यूअल कराती थी। 2 मंथ्स के स्मॉल प्रोग्राम्स वो मुझसे लेते चली जा रही थी और उन्होंने 40 kgs कम किए। और इस तरह से हम देखते हैं कि रोज़ डेली बेसिस पे हमारे पास इतने केसेस आते हैं। कुछ फैटी लिवर ग्रेड 3 थे और 0 पे आने के बाद उन्हें यकीन नहीं हुआ, जब उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स आई तो उनको लगा कि फैटी लिवर कहाँ चला गया। और डाइट के थ्रू कोलेस्ट्रॉल लोअर किया जा सकता है। कई लोगों की डायबिटीज़ की मेडिसिन बंद हो गई, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ट्रबल्स कम हुए, PCOD की शिकायत पूरी तरह से कम हो गई। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं कि केवल छोटे से बदलाव अपने राइट माइंडसेट को डेवलप करके आप अपनी बड़े से बड़ी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं, पूरी तरह से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके। तो 5 ऐसी चीज़ें जो हर इंडिविजुअल को अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। 5 ऐसी चीज़ें मैं सबसे पहले कहूँगी कि एक्सरसाइज शुड बिकम अ मैंडेट इन आवर डेली रूटीन। मतलब उसको आप वेट लॉस के लिए या फिटनेस गोल के लिए कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल आपकी बॉडी का किक स्टार्ट जो बोलते हैं, हमारे डे की जो किक स्टार्ट होती है वो एक्सरसाइज से होनी चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं हम सब आजकल डेस्क जॉकीज बने हुए हैं, मतलब डेस्क जॉब ही कर रहे हैं सब के सब। बिल्कुल। तो हम उतनी गहरी सांसें नहीं ले पाते हैं जो हम एक्सरसाइज के समय ले सकते हैं। एंड ये मॉर्निंग में हो तो बेस्ट है, बिकॉज मॉर्निंग में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होता है। तो एक दिन की शुरुआत अगर हम एक्सरसाइज से करें तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि हमने बात किया था कि पानी का इंटेक हम अच्छा रखें, पानी के इंटेक को हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। और हम इसको अपने यूरिन के कलर से चेक कर सकते हैं। अगर आपका यूरिन का कलर येलो है, इसका मतलब आप पानी ठीक से नहीं दे रहे हैं बॉडी को। इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम डाइट की बात करें तो एक मील अगर हम अफोर्ड कर सकें तो फुल ऑफ रॉ वेजीज एंड फ्रूट्स का रखें, मतलब उसमें कोई भी कुक्ड सामान हम नहीं रखें। Okay. अगर इट कैन बी फुल्ली रॉ फूड तो ये आपकी बॉडी को किसी भी बीमारी से बाहर ले आएगा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने डाइट में सैलेड एंड फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स को प्रॉपर जगह नहीं देते हैं। तो सैलेड, फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स को प्रॉपर तरीके से कंज्यूम करने के लिए एक मील पूरा इसी को डेडिकेट कर सकते हैं। चौथी चीज़ है कि हम लोग सब त्रस्त इसलिए हैं अपने हेल्थ प्रॉब्लम से क्योंकि हम बहुत लेट नाइट तक जाग के लेट नाइट तक मंचिंग करते हैं, लेट नाइट हम डिनर करते हैं। तो अगर हम उस हैबिट को ठीक कर सकें तो ये हमारे रूटीन के लिए बहुत ही बेहतरीन शिफ्ट होगा, रिवॉल्यूशनरी शिफ्ट होगा। तो इसे ज़रूर फॉलो करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी लाइफ में हैप्पीनेस का होना बहुत ज़रूरी है। तो पर्पसफुल लाइफ जिए हम, पर्पसलेस लाइफ जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी लाइफ का एक अच्छा पर्पस ढूंढें और उस पर्पस के प्रति इतने पैशनेट रहें कि छोटे छोटे चैलेंजेस आपको दिखे ही ना। आप अपने गोल पे, अपने पर्पस पे इतने फोकस्ड हैं कि आप उसके तरफ आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो लाइफ में हैप्पीनेस होगी, और जब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस होगी तो आप उसे स्प्रेड कर पाएंगे, और जब स्प्रेड कर पाएंगे तो हम सभी लोगों को अच्छा और हेल्दी देख पाएंगे, स्वस्थ देख पाएंगे। ओके, तो मैम आपका एक छोटा सा मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए कि क्या एक इंडिविजुअल को बेहतर करना चाहिए, क्या है प्लीज? मैं केवल इतना कहना चाहूँगी कि लाइफ में, ज़िंदगी में जीना नहीं बट जीने का अंदाज ज़रूरी है। आपके लाइफ में रहे कितनी भी मुश्किलें, पर चेहरे पे स्माइल बहुत ज़रूरी है। जी मैम, तो थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस ब्यूटीफुल इंटरव्यू। तो मैं बिलीव करता हूँगा कि बहुत कुछ हमने सीखा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा इस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल इंटरव्यू से। तो अपनी डाइट में चेंजेस लाइए, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए फॉर अ बेटर मैन, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। दिस इज़ द बेसिक शॉर्ट एंड स्वीट motivational line that anyone can give to you. Ma'am, you just tell our audience about your NutriShelp and where it is. अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना है तो how they can contact you. Sure. तो हमारा NutriShelp का जो सेंटर है वो अवंती विहार रोड पे है, खमाड़ी थाने के पास है। और जो मेरा नंबर है, ऑफिशियल नंबर जो है वो 7581921,000, ये हमारा नंबर है, ऑफिशियल नंबर है जिस पे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप हमें इंस्टा और यूट्यूब पे फॉलो करना चाहें, फेसबुक पे, तो ये पेज का नाम NutriShelp के नाम से है। और सबसे अच्छी बात है जो मैं बताना चाहती हूँ कि हम हर वीक हेल्दी रेसिपीज़ अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। इसका मैसेज केवल इतना होता है कि सेहत भी स्वाद भी, यानी कि बहुत ही टेस्टी हेल्दी रेसिपीज़ हम उसमें अपलोड करते रहते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट जान करके आप उसे बड़ी आसानी से अपने डेली डाइट पे शामिल कर सकते हैं। ओके मैम, thank you so much for joining us. That was Dr. Shilpi Goyal ma'am with us, and do follow, subscribe our page Jugnu Ji for more such episodes. And this was Vivek, and we'll see you in the next episode of Straightforward by Jugnu Ji.